जो रोज में पिछली क्लास में अपन ने नर जनन तंत्र कंप्लीट किया था। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं आज मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि नर जनन तंत्र के अपन ने कई भाग पढ़े थे। उनके अंदर अपन ने पढ़ा था सबसे पहले स्क्रोटम, वृषणकोश, उसके बाद में टेस्टिस के बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद में वासा एफरेंसिया, वासा रेक्टा, वासा एफरेंसिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस के बाद में अपन ने देखा था कि वास डिफरेंस, उसके बाद में नर सहायक ग्रंथियाँ, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। उसी प्रकार मादा जनन तंत्र जो है उसमें भी इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। मादा जनन तंत्र जो है उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें अपन स्टडी करेंगे अंडाशय, ओवेल। दूसरा पार्ट है अंडनाल, ओविडक्ट। तीसरा पार्ट इसमें पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। चौथा पार्ट इसमें अपन देखेंगे यूट्रस। पांचवा पार्ट है इसमें वजाइना। छठा पार्ट इसमें अपन देखेंगे वल्वा। ये 6 प्रकार के पार्ट होते हैं मादा जनन तंत्र। सबसे पहले अंडाशय, जिसके अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे कि नर की अगर बात करते हैं तो नर के शुक्राणुओं में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, नर के वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। तो प्राथमिक जनन अंग क्या होता है नर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जो नर जनन तंत्र जो है उसके अंदर वृषण जो होते हैं, टेस्टिस, वो प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन थे? नर जनन तंत्र की अगर बात करते तो उसमें थे वृषण। लेकिन अगर अपन बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? अंडाशय। मतलब इनके अंदर क्या होता था? शुक्राणु का निर्माण होता था। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। बाकी अपन बात करते हैं इसमें अंडनाल, फैलोपियन नलिका, यूट्रस, ये सब चीजें क्या है? ये द्वितीयक लैंगिक अंग है। सही है, वो सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा कहलाता है? अंडाशय। इनमें एक करके अपन देखते हैं सबके बारे में। ओवल शेप होता है, इसके आकार कौन सा होता है? ओवल। अंडे के आकार, अंडा से जो होता है, अंडे के आकार की इसकी आकृति होती है अंडा से की, ओवल शेप जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवल शेप बोला जाता है। इसकी उपकला, इसमें क्या पाया जाता है? जर्मिनल उपकला पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम। अंडाशय के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है कोशिकाओं की, जिसको क्या कहा जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। हिंदी में क्या कहते हैं? जनन उपकला। जनन उपकला कहा जाता है। सही है। इसमें क्या होता है? जर्म उपकला होती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको अपन क्या क्या बोला जाता है? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, जर्म सेल्स होती है। अंडाशय में कहाँ पाई जाती है? इसकी एक परत पाई जाती है, कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। उन जनन उपकला के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं उसमें पाई जाती है, जिनको बोला जाता है जर्म सेल्स या जनन कोशिका। जनन कोशिका। अपन नर की बात करते हैं तो नर में मैंने आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, उसके अंदर जनन कोशिकाएं पाई जाती थी। सेमिनिफेरस शुक्र जनन नलिकाएं जो है उनके अंदर जनन कोशिकाएं पाई जाती थी। लेकिन मादा की अगर बात करते हैं तो मादा में ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय के ऊपर पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में पाई जाती है। अंडाशय के चारों तरफ पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? जर्म सेल्स कहलाती है। और ये जर्म सेल्स जो है यही आगे जाके किनका निर्माण करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाणुओं का निर्माण इसी जर्म सेल्स के द्वारा
किया जाता है। अब जर्मिनल एपिथेलियम जो एक लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम एक परत है कोशिकाओं की। इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे एक परत और पाई जाती है जिसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जर्मिनल जो एपिथेलियम है, जनन उपकला जो कोशिका है, कोशिकाओं की जो परत है, उसके नीचे एक एक्स्ट्रा परत और पाई जाती है, अलग से एक परत और पाई जाती है जिसको बोला जाता है क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है उसके अंदर तंतु पाए जाते हैं, तंतु नामक संरचना होती है, तंतुमय संरचना जिसको बोल सकते हैं, तंतुमय संरचना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंडाशय में पाई जाने वाली वह कौन सी परत होती है जिसके अंदर तंतुमय संरचना पाई जाती है, या तंतु उसके अंदर व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इस तंतुमय संयोजी तंतुमय परत संरचना जो पाई जाती है उनसे मिलकर क्या बना होता है, संयोजी ऊतक। क्या बना होता है, संयोजी ऊतक। तंतुमय संरचनाओं का क्या बना होता है, ऊतक। एक ऊतकों का निर्माण करके इसमें संयोजी ऊतक का निर्माण करके तंतुमय संरचना आपस में मिलकर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय की बाहर की परत क्या होगी, जर्मिनल एपिथेलियम, सही है। इसके नीचे कौन सी परत होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसके अंदर भी एक जो गुहा होती है, अंडाशय की एक केविटी होती है, उस केविटी में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उसमें व्यवस्थित होती है। उस केविटी के अंदर, उस गुहा के अंदर, अंडाशय की गुहा के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उसमें व्यवस्थित होती है। उस स्थान को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। उस स्थान को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा, जिसके अंदर विभिन्न और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उसमें व्यवस्थित होती है, जो कि आगे जाके अपन उसमें पढ़ेंगे कि जो अंडाणु का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है और कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें शामिल होती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो वो सारी संरचनाएं जो होती है वो स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है, स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। अब जो स्ट्रोमा जो पार्ट होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक तो कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। दो भागों में बटा होता है। स्ट्रोमा का जो पार्ट होता है, मतलब अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली जो गुहा है, गुहा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो उस स्थान को, ये कोशिकाएं जिस स्थान में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है वो कोर्टेक्स और मेडुला दो भागों में बटा होता है। मतलब कि स्ट्रोमा का बाहर वाला पार्ट जो होता है, जर्मिनल एपिथेलियम की तरफ का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। उसको क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। मतलब बाहर वाला जो पार्ट होता है, जर्मिनल एपिथेलियम की तरफ का पार्ट, स्ट्रोमा का वह भाग जो बाहर की तरफ, अंडाशय में बाहर की तरफ पाया जाता है, उसको कहा जाता है कोर्टेक्स। और वो भाग, अंडाशय का वह भाग, स्ट्रोमा का वह भाग जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मेडुला। क्या कहा जाता है उसे, मेडुला। अब इसमें जो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार की स्टेजेस में होता है। अलग अलग प्रकार की स्टेज में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो कोर्टेक्स वाले भाग में होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो कोर्टेक्स के भाग में होता है। मेडुला भाग में विभिन्न प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, जैसे कि रुधिर नलिकाएं, सही है, रुधिर नलिकाएं हो गई, लसिका नलिकाएं हो गई। वो सारी चीज़ें जो रक्त का इसके अंदर, ओवेरी के अंदर रक्त पहुंचाती है, या सीरा हो गई, धमनी हो गई, वो सारे कौन से पार्ट में पाई जाती है, वो सारे मेडुला वाले पार्ट में पाई जाती है। सही है। अंडाशय जो है एक प्रकार का ऑर्गन है, अपने शरीर का ऑर्गन है, उसको भी रक्त की आपूर्ति चाहिए, उसको भी लसिका उसके अंदर भी बनती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता उसमें भी आवश्यक होती है। तो उनके अंदर भी रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है, जैसे कि धमनी, सीरा, ये सब अंडाशय के अंदर भी पाई जाती है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि अंडाशय के कौन से भाग के अंदर धमनी और सीरा ये सब पाई जाती है, वो कौन से भाग में पाई जाती है, मेडुला वाले भाग में पाई जाती है। और कोर्टेक्स वाले भाग में बात करते हैं तो कोर्टेक्स वाले भाग में अंडाणुओं का निर्माण होता है। कोर्टेक्स वाले भाग में किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब ये अंडाणु का निर्माण जो होता है विभिन्न प्रकार की स्टेजेस में होता है, अलग अलग अवस्थाओं में ये होता है। उन अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो फॉलिकल्स के रूप में इसका निर्माण होता है।
फॉलिकल्स के रूप में अंडाणु की जो शुरुआत होती है, अंडाणु निर्माण की शुरुआत होती है अंडाशय के अंदर, वो फॉलिकल्स के रूप में होती है, पुट्टिकाओं के रूप में होती है। फॉलिकल्स को क्या बोला जाता है? पुट्टिकाएं। मतलब एक गोल गोल थैली समान संरचनाएं पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी, जिनको क्या बोला जाता है? फॉलिकल्स बोला जाता है। इन फॉलिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पुट्टिकाएं। ये पुट्टिकाएं जो है आगे चलकर अंडाणु का निर्माण करती है। ये सबसे पहले जो शुरुआती जो फॉलिकल्स होती है उसको बोला जाता है प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका मतलब कोर्टेक्स वाले भाग में, अंडाशय के कोर्टेक्स वाले भाग में जो सबसे पहले जो फॉलिकल्स बनती है, सबसे पहले जो पुट्टिका बनती है, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राथमिक पुट्टिका या प्राइमरी फॉलिकल्स, सही है। इसके बाद में ये प्राथमिक पुट्टिका जो है, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ इसके अंदर परिवर्तन होते हैं, और एक इसमें बदल जाती है द्वितीय पुट्टिका। द्वितीय पुट्टिका जिसको बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है उसको? द्वितीय पुट्टिका, सेकेंडरी फॉलिकल, सही है। सबसे पहले बनने वाली जो कौन सी थी? प्राथमिक पुट्टिका, जो शुरुआत में जन्म कोशिकाओं के द्वारा जनन उपकला की कोशिकाएं, जनन उपकला की कोशिकाएं कौन सी थी? जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स जिनको बोला जाता है, जर्म सेल्स। इनके द्वारा ही इस प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होता है। किसके द्वारा? जर्म सेल्स के द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अंडाशय की बाहर की परत होती है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, उसकी कोशिकाएं जनन कोशिकाएं, सही है। जनन कोशिकाएं मतलब जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो आगे जाके अंडाणु का निर्माण करेगी, तो अंडाणु का निर्माण करेगी, तो ये जर्म सेल्स किसमें बदलती है? सबसे पहले प्राथमिक पुट्टिका के, प्राथमिक पुट्टिका में बदलेगी, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर बदलेगी। इस प्राइमरी फॉलिकल्स जो है उसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, कुछ उसमें संरचनात्मक बदलाव होते हैं, सही है। उसके बाद में ये किसमें बदलती है? द्वितीय पुट्टिका में, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। इस सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? कुछ बदलाव इसके अंदर होते हैं, आकार में ये बड़ी होती है, ये धीरे धीरे आकार में बड़ी होती जाती है। प्राथमिक पुट्टिका है वो सबसे छोटी होती है, उसके बाद में जो द्वितीय पुट्टिका है वो इससे थोड़ी बड़ी होती है, सही है। उसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में द्वितीय पुट्टिका बन जाती है। इस द्वितीय पुट्टिका के आकार में फिर बढ़ोतरी होती है, इसके अंदर संरचनात्मक कुछ परिवर्तन दोबारा से देखने को मिलते हैं, जिसे कहा जाता है तृतीय पुट्टिका। तृतीय पुट्टिका, टर्सरी फॉलिकल। क्या कहा जाता है उसे? टर्सरी फॉलिकल्स। अब ये टर्सरी फॉलिकल्स होती है, ये आगे जाके वापस इसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, इसकी संरचना में फिर परिवर्तन होता है, और ये आकार में फिर से बड़ी होती है, और उसको बाद में क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका, या जिसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोला जाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स, इसको क्या बोला जाता है? ग्राफियन फॉलिकल्स। ये इसको परिपक्व पुट्टिका भी कहा जा सकता है। परिपक्व पुट्टिका क्या कहा जा सकता है उसको? परिपक्व पुट्टिका। परिपक्व पुट्टिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्राफियन पुट्टिका, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसके बाद में कोई किसी प्रकार का इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसके आगे किसी प्रकार की आगे फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होता है। जो लास्ट जो फॉलिकल्स बनता है वो है ग्राफियन फॉलिकल्स, और सबसे पहला जो बनता है उसे बोला जाता है प्राथमिक फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स, सही है। अब ग्राफियन फॉलिकल्स जो है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अंडा उपस्थित होता है। जो अंडाणु होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर उपस्थित होता है, सही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे लास्ट की जो पुट्टिका है, ग्राफियन पुट्टिका, जिसको परिपक्व फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं। परिपक्व फॉलिकल्स इसलिए इस बोला जाता है क्योंकि इसके बाद में इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसके बाद में सीधा क्या होता है? अंडाणु इससे रिलीज होता है, अंडाणु इससे अलग होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स, जैसे कि मान लो ग्राफियन फॉलिकल्स का ये पार्ट है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स मान रहे हैं, पर ग्राफियन पुट्टिका, सही है, सबसे लास्ट परिपक्व फॉलिकल्स। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ लेयर्स होती है, इसके अलावा इसमें अंडाणु उपस्थित होता है, सही है। इसके अंदर क्या होता है? अंडाणु उपस्थित होता है। अब आपने एलएच का नाम सुना होगा, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोनों के बारे में अगर आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि
इस ग्राफियन फॉलिकल से ये अंडाणु अलग होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल से ये अंडाणु अलग होता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है? एलएच हार्मोन, जिसको ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर अंडाणु उपस्थित होता है, ओवम इसके अंदर उपस्थित होता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स परिपक्व हो जाती है उसके बाद में ये जो अंडा होता है, अंडाणु होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से अलग होता है। इस अलग होने के लिए, अंडाणु का ग्राफियन फॉलिकल से अलग होने के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन जिसको बोला जाता है, एलएच हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल से इस अंडाणु के अलग होने के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये तो हो गया एलएच का काम हो गया, यहाँ पे एलएच का काम हो गया। अब अपन बात करते हैं कि एक पुट्टिकाओं का निर्माण कौन करवाता है। प्राथमिक पुट्टिका, इसके अंदर बदलाव होता है, सही है, इसकी साइज में बढ़ोतरी होती है। फिर द्वितीय पुट्टिका का निर्माण होता है, द्वितीय पुट्टिका का निर्माण होने के बाद तृतीय पुट्टिका का निर्माण होता है, इसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। तो ये डेवलपमेंट कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होता है? ये होता है एफएसएच। एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में ये कंट्रोल होता है। ये जो प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीय पुट्टिका का निर्माण, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से फिर ग्राफियन फॉलिकल से ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण, ये जो डेवलपमेंट होता है ये एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में होता है। इसी के आधार पर, क्योंकि ये पुट्टिकाओं का निर्माण करा रहा है, पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित करा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुट्टिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉलिकल। पुट्टिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। तो इस फॉलिकल्स के आधार पर ही, इन पुट्टिकाओं के निर्माण के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब है वो हार्मोन जो फॉलिकल्स यानी पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्रेरित करना। स्टिमुलेशन का क्या मतलब होता है? प्रेरित करना। तो फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो यहीं से इसका नाम क्या पड़ा था? एफएसएच हार्मोन, जो प्राथमिक से द्वितीय पुट्टिका, द्वितीय से तृतीय और तृतीय से ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करवाता है। ये काम किसका हो गया? एफएसएच का हो गया। अब जैसे पुट्टिका का निर्माण हो जाता है उसके बाद में स्टार्ट होता है एलएच का काम। अब एलएच का काम जैसे ही होता है, एलएच का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इस पुट्टिका से, ग्राफियन फॉलिकल से इस अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है, अंडाणु के अलग होने को प्रेरित करता है। इस पुट्टिका, अंडाणु बन चुका है, सही है, ये फॉलिकल्स यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स बना हुआ है जिसके अंदर अंडाणु है। अब एलएच का मान बढ़ता है तो एलएच का मान बढ़ने के साथ साथ इसका निर्माण, मतलब जो अंडाणु है ये इससे अलग हो जाता है। अंडाणु क्या हो जाता है? इससे अलग हो जाता है, सही है। तो ये तो हो गया ओवम, इसको क्या कहा जाता है? ओवम। ये तो हो गया ओवम। ये बचा हुआ भाग जो है, ये बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम। ये बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम, जिसको सीएल बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम। इसके आगे अपन इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार इनमें डेवलपमेंट होता है। कार्पस ल्यूटियम जो है उसका निर्माण किसके प्रभाव में होता है? एलएच हार्मोन के प्रभाव में होता है। और इसका काम क्या होता है? इस ग्राफियन फॉलिकल, इस कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। काम क्या होता है इसका? कार्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है? सीएल का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। तो ये तो हो गई अंडाशय की बात। अंडाशय में ये सारे बदलाव होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अंडनाल, दूसरा भाग अंडनाल। माता जनन तंत्र का दूसरा भाग अंडनाल। माता जनन तंत्र का दूसरा भाग कौन सा हो गया? अंडनाल, जिसको ओविडक्ट बोला जाता है। ओविडक्ट ये क्या होता है? अंडनाल जो होता है वो ओवेरी से जुड़ा हुआ होता है, सही है। ओवेरी से जुड़ा हुआ होता है, आगे जाके किसमें बनता है? आगे जाके फेलोपियन नलिका से जुड़ता है। मतलब अपन ऐसे मान सकते हैं कि फेलोपियन नलिका और अंडाशय को जोड़ने वाली एक नलिका या नुमा संरचना जो होती है, तीसरा कौन सा था? फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका। तो अपन अंडनाल की बात कर रहे हैं। अंडनाल में देखो, अंडनाल कौन सी चीज है? अंडाशय को फेलोपियन नलिका से जोड़ने वाली जो नलिका होती है, सही है। अंडाशय को फेलोपियन नलिका से जोड़ने वाली एक नलिकी नुमा संरचना होती है जिसको क्या बोला जाता है? अंडनाल।
जिसको क्या बोला जाता है, अंडनाल। इस अंडनाल का एक भाग होता है इन्फेंडिबुलम। इस अंडनाल का एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको क्या बोला जाता है, इन्फेंडिबुलम। इस इन्फेंडिबुलम वाले भाग में ही सबसे पहले जो ओवम होता है, ये इन्फेंडिबुलम वाला जो भाग होता है वो अंडनाल का शुरुआत का भाग होता है। शुरुआत के भाग होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अंडाशय से जो अंडाणु निकलेगा, अंडाशय से जो अंडाणु निकलेगा वो सबसे पहले कहाँ आएगा, इन्फेंडिबुलम के अंदर। अब इन्फेंडिबुलम हो गया, इन्फेंडिबुलम किसमें भेजेगा इसको, फेलोपियन नलिका के अंदर। अब फेलोपियन नलिका के अंदर क्या होता है, निषेचन का काम होता है। जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है वो कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका के अंदर। तो अपन अंडनाल को इस आधार पर समझ सकते हैं जैसे कि अंडाशय और फेलोपियन नलिका को जोड़ने वाली नलिका कौन सी, क्या कहलाती है, अंडनाल। या ऐसा अपन ऐसे कह सकते हैं कि अंडाणु निर्माण के समय, अंडोत्सर्ग के समय, अंडाणु उत्सर्जन के समय सबसे पहले जो अंडनाल होती है वो अंडाणु को ग्रहण करती है। उसको ग्रहण करने के बाद उसको कहाँ भेजती है, फेलोपियन नलिका में। इसको आपको याद रखना है कि इसका अंडनाल का एक भाग होता है जिसको बोला जाता है इन्फेंडिबुलम। मतलब अंडनाल का शुरू का जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंडिबुलम। और ये इन्फेंडिबुलम भाग होता है यही अंडाणु को ग्रहण करने का काम करता है। अंडाशय से अंडाणु को ग्रहण करने का काम कौन करेगा, इन्फेंडिबुलम भाग, जो किसका भाग है, अंडनाल। अब आपने नाम सुने होंगे जिसको बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न जिसको बोला जाता है गर्भाशयी सींग। गर्भाशयी सींग। अब देखो ये क्या होते हैं, ओविडक्ट का शुरुआत का भाग क्या हो गया, इन्फेंडिबुलम। प्रारंभिक भाग जो होता है उसको क्या कहता है, इन्फेंडिबुलम। अंडनाल का अंतिम भाग क्या कहलाता है, गर्भाशयी सींग, जिसको ओवेरियन हॉर्न बोला जाता है या यूटेराइन हॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यूटेराइन हॉर्न जिसको बोला जाता है। अंडनाल का वह भाग जो फेलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ होता है। सही है। एक देखो दो भाग मैंने बताए, अंडनाल के दो भाग बताए, एक तो इन्फेंडिबुलम, एक यूटेराइन हॉर्न। अब इन्फेंडिबुलम अंडनाल का वह भाग जो अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडनाल का वह भाग जो अंडाशय से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, इन्फेंडिबुलम। ठीक है। जिसमें जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु जो होते हैं ओवम होते हैं, सबसे पहले किसमें आते हैं, इन्फेंडिबुलम में। अब अपन इसकी बात करते हैं यूटेराइन हॉर्न की। अब अंडनाल का वह भाग जो फेलोपियन नलिका से जुड़ा होता है, अंडनाल का वह भाग जो फेलोपियन नलिका से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, यूटेराइन हॉर्न। क्या कहलाता है, यूटेराइन हॉर्न। सही है, ये बात होगी अंडनाल की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेलोपियन नलिका की। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन। निषेचन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, फेलोपियन नलिका के अंदर। निषेचन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया फेलोपियन नलिका के अंदर होती है। इधर से अंडनाल के द्वारा इन्फेंडिबुलम से होते हुए, यूटेराइन हॉर्न से होते हुए अंडाणु कहाँ आता है, फेलोपियन नलिका में। सही है, अंडाणु कहाँ आता है, फेलोपियन नलिका में। उधर से गर्भाशय से होते हुए, सर्विक्स और गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु कहाँ आते हैं, फेलोपियन नलिका में। और जैसे ही ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और यह क्रिया कौन से भाग में होती है, मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है जिसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है, फेलोपियन नलिका। कौन सा भाग, फेलोपियन नलिका। ये आपको याद रखना है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा जनन तंत्र के कौन से भाग में होती है। तो कौन से भाग में होती है, फेलोपियन नलिका के भाग में होती है। इसके बाद में आता है यूट्रस, गर्भाशय। इसके बाद में कौन सा आता है, यूट्रस, गर्भाशय। अब इसका काम क्या होता है, गर्भाशय का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे निषेचन हो गया। निषेचन कौन से भाग में हो गया, फेलोपियन नलिका के अंदर। फेलोपियन नलिका के अंदर निषेचन हो गया, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल चुके हैं। उसके बाद में कौन सा क्या बनता है, युग्मक बनता है। वो क्या बनता है, युग्मक।
युग्मक युग्मनज, जाइगोट, जिसे जाइगोट बोला जाता है। युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब युग्मक किसे कहा जाता है, अंडाणु को युग्मक कहा जाता है और शुक्राणु को, दोनों को युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये अंडाणु और ये शुक्राणु दोनों को, इनको अलग अलग रूप से क्या कहा जाता है, युग्मक। अब युग्मक जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, युग्मनज मतलब जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट कहाँ पे आता है, ये जाइगोट बनने के बाद ये आता है गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो होती है, एंडोमेट्रियम जो दीवार होती है, उसके अंदर जाके चिपक जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होगी, निषेचन वाले भाग में। अब निषेचन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे किसमें आता है, गर्भाशय के अंदर आता है, और गर्भाशय की आंतरिक दीवार जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाले भाग में आके ये चिपक जाता है। कौन से वाले भाग में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम, अंदर की लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम, उससे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा। चिपकने के बाद किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। सही है। इसके बाद में अब देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको अंडनाल, फैलोपियन नलिका और यूट्रस। सही है। इसमें कौन सी, अंडनाल, फैलोपियन नलिका और यूट्रस, इनके अंदर एक अलग से लेयर और पाई जाती है, एक परत और पाई जाती है, जिसको बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम। अब इसका अर्थ समझो, सीलेटेड एपिथेलियम क्या होता है, सीलेटेड का मतलब होता है सीलिया, एपिथेलियम का मतलब एक परत, मतलब ऐसी कोशिकाओं की परत पाई जाती है, कोशिकाओं की ऐसी परत पाई जाती है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, ऐसी परत पाई जाती है दोनों तरफ। ऐसी परत पाई जाती है जिनकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया जो होते हैं, सीलिया की उपस्थिति की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सीलेटेड एपिथेलियम। इस सीलिया की उपस्थिति की वजह से एक परत पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। अब ये सीलिया का काम क्या हो गया, ये सीलिया का काम क्या होता है, ये इनकी गति जो होती है गर्भाशय की तरफ गति चलती रहती है। इनकी जो गति होती है, मतलब फैलोपियन नलिका में ये पाई जाती है सीलेटेड एपिथेलियम, अंडनाल में सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। सही है। अब इनके अंदर अगर ये सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है तो इनकी सीलिया की गति जो है वो लगातार गर्भाशय की तरफ होती रहती है। इधर मान लो अंडाशय उपस्थित है, इधर गर्भाशय उपस्थित है, तो इनकी जो गति होती है वो लगातार इस साइड में चलती रहती है। इनकी जो गति होती है वो लगातार ऐसे इस साइड में चलती रहती है। इस साइड में क्यों चलती है, ताकि यहाँ पे जो युग्मक का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो युग्मनज का निर्माण हुआ है, तो युग्मनज को कहाँ भेजना है अपन को, अंडाशय गर्भाशय के अंदर। इस युग्मनज को कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, इसको गर्भाशय के अंदर भेजना है, और गर्भाशय के अंदर भेजने के लिए इनका जो गति होती है वो लगातार इस तरफ ऐसे चलती रहती है गर्भाशय की तरफ, ताकि जो युग्मनज का निर्माण हुआ है वो किसमें पहुंच जाए, युग्मनज किसमें पहुंच जाए, यूट्रस के अंदर पहुंच जाए, और यूट्रस के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ की एंडोमेट्रियम में चिपक जाए और प्लेसेंटा का निर्माण करे। तो ये हो गई यूट्रस की बात। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है पांचवा पार्ट, वेजाइना। वेजाइना वीर्य स्खलन जो होता है, सीमन यहाँ पे छोड़ा जाता है नर के द्वारा। वीर्य स्खलन का काम किसमें होता है, वेजाइना के अंदर। छठा इसका पार्ट होता है वल्वा, जिसको वल्वर लिप्स से ढके होते हैं। वल्वा जो होता है वल्वर लिप्स से ढका होता है। वल्वर लिप्स से ये ढका होता है। जो सबसे बाहरी पार्ट जो होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, मादा जनन तंत्र का सबसे आंतरिक भाग अंडाशय, और सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है वल्वा। तो ये अलग अलग पार्ट हो गए मादा जनन तंत्र के। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।